इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बात करते हैं अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। डिफरेंट अप्रोचेज हैं जैसे कि कंपैरेटिव अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। एक एक करके सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव अप्रोच टू गवर्नमेंट। तो बात होता है बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू, यानी कि 1939 से पहले का बात हो रहा है, जब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स जो था वो फॉर्मलिस्टिक इन अप्रोच था टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वहीं पे आफ्टर द वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने पे, यानी 1945 का बात हो रहा है, उस समय इम्पैक्ट पड़ रहा था कि इसका बिहेवियरल रेवोल्यूशन का। तो जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स था वो काफी बिहेवियरल और साइंटिफिक इन नेचर हो गया था। वहीं पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो टर्म है उसमें हम एक टर्म देखते हैं पॉलिटिक्स, उसका तीन कनोटेशन होता है। जो पहला है पॉलिटिकल एक्टिविटी, दूसरा है पॉलिटिकल प्रोसेस और तीसरा है पॉलिटिकल पावर। अब बात करते हैं इसके कंटेक्स्ट के बारे में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो डिफाइंड होता है एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, प्रोसेसेज एंड बिहेवियरल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्री। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, डिफरेंट कंट्री का बात हो रहा है, जैसे कि आज के डेट में देखें तो वर्ल्ड में 210 या 212 कंट्री हैं। उनमें कुछ कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं सेमी पार्लियामेंट्री है, कहीं प्रेसिडेंटियल है, कहीं सेमी प्रेसिडेंटियल है, कहीं मोनार्की है। तो हम ये देख रहे हैं, इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कुछ कंट्री में सिमिलैरिटी है, कुछ में डिसिमिलैरिटी है। तो वो एक जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है वो एक कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव का बात करता है। मतलब कि कुछ ये 210 या 212 कंट्री हैं, उनको हम एक सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि इतने कंट्री में ये चीज सिमिलर है, इतने में ये चीज डिफरेंट है। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है हेल्प करता है कलेक्ट, क्लासिफाई और इंटरप्रेट डाटा के बारे में। और ये ड्रॉ करता है एक जनरलाइजेशन, जैसे कि जनरलाइजेशन का मैंने वीडियो 1 में बात किया था, जिसमें नेचर एंड डेवलपमेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस था। उसमें क्या था, पार्टिकुलर टू जनरलाइजेशन, मतलब कि जनरलाइजेशन मतलब क्या, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसको हम एनालाइज करेंगे और अपना एक जनरलाइज व्यू लाएंगे। ये हमें किस चीज में हेल्प करेगा? जनरलाइजेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। साथ ही साथ डिफरेंट कंट्री है तो कुछ इन कंट्री से हम फाइंड करेंगे जो कि हमें एक बेस्ट इम्प्लीकेशन देगा। अब बात करते हैं गैब्रियल एलमंड के बारे में, जिनको प्री इमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। गैब्रियल एलमंड को पायनर और थिंकर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि गैब्रियल एलमंड जो है उनको अग्रदूत भी कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के दुनिया में। अब बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट के बारे में नहीं बात करता है, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात नहीं करता है, प्रोसेसेस के बारे में बात नहीं करता है, इसके अलावा भी कुछ बात करता है, जैसे नॉन स्टेट पॉलिटिकल कंटेस्ट हो गया, जैसे लीडरशिप, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, इन सब के बारे में भी बात करता है। स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जो है वो साइंटिफिक मैनर में डेवलप्ड होने लगा। कब? पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा में। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स डील करता है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब टुडेज कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इतने सारे कंट्री हैं, उनमें जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इतना हमारे पास डाटा है, एम्पिरिकल अप्रोच के थ्रू हम कर सकते हैं, साइंटिफिक वे है हमारे पास, हम इजीली कुछ भी कर सकते हैं। और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो अप्लाइड है इंटरनली। इसका मतलब कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस विद इन अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब कि अगर एक कंट्री है, एक कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे कि इंडिया का अगर एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तीनों का अलग अलग काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा होल इंडिया को देख रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ पार्टिकुलर एक स्टेट को देख रहा है और लोकल गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ एक पार्टिकुलर विलेज को देख रहा है। वहीं पे एक फिलोसफर आते हैं, पीटर मर्क। इनके अकॉर्डिंग
जो मोमेंटस सिंगल फैक्टर होता है वो करंट ट्रांसफॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में। इन्होंने कहा था राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, मतलब कि जब इम्पोर्टेंस बढ़ेगा तो पॉलिटिक्स डेवलपिंग एरिया का उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलोनीज का। जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, कुछ जो नेशनहुड थे वो अपना इंक्रीज कर रहे थे इम्पोर्टेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं, एशिया एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज के डेट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो है यही कंट्री है। इसके अलावा स्टडी जो स्टडी होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो फोकस्ड होता है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन और लीगल नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन और पॉलिटिकल आइडियाज, आइडियोलॉजी, ना कि परफॉर्मेंस, इंटरेक्शन और बिहेवियर के बारे में। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसंट्रेटेड था बिहेवियरल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका रिजल्ट था सिडनी बर्मा कहते हैं ए रेवोल्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सिडनी बर्मा का यह एक कमेंट था इस रेवोल्यूशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बर्मा बर्मा समराइज तौर पे कहते हैं प्रिंसिपल बिहाइंड द रेवोल्यूशन लुक बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन टू मोर थियोरेटिकली रिलीवेंट प्रॉब्लम, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स थी थियोरेटिकल रूप से, वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को देखते थे, जो भी गवर्नमेंट का था, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल फंक्शन, इन सब पे उनका ज्यादा फोकस था। वेस्टर्न कंपैरिजन करते थे वेस्टर्न यूरोप को न्यू नेशन लाइक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए, एलमोंड और पॉवेल जो थे, उनका एफर्ट जो था वो इनोवेशन मोटिवेट करने पे था। जैसे कि उनका भी एक स्टेटमेंट आता है, सर्च फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, द सर्च फॉर रियलिज्म, द सर्च फॉर प्रिसीजन एंड द सर्च फॉर थ्योरेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब कि जो ऑलमंड और पॉवेल हैं वो तीन चीज पे फोकस करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, रियलिज्म, प्रिसीजन, और एक चौथा भी है जो कि है थ्योरेटिकल ऑर्डर। अब बात करते हैं जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो इग्नोर्ड, मतलब उसको इग्नोर किया जा रहा था। किसकी वजह से? कुछ फैक्टर ऑन डिसीजन मेकिंग एंड और नॉन पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स थे पॉलिटिकल बिहेवियर के। ना ही सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑर्गन लाइक पार्लियामेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, सिविल सर्वेंट, ये सब भी आते हैं इंस्टीट्यूशनल और फंक्शनल कंपैरिजन में। बात करते हैं रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल एक्शन की, जहां बिहेवियर विद इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वी आर नॉट गिवन एनी सीरियस अटेंशन, मतलब कि जब बात करते हैं रियलिटी का तो वहाँ अटेंशन ज्यादा नहीं दिया जा रहा था स्ट्रक्चर पे। वहीं ट्रेडिशनल स्टडी जो था वो रिस्पेक्ट कर रहा था और अनरियलिस्टिक तौर पे ये कर रहा था। एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज ऑन प्योर डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो काफी प्योर है, मतलब कि शुद्ध, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी प्योर है। इन आइटम ऑफ एंडलेस पाइलिंग ऑफ फैक्ट, मतलब कि जो भी वहाँ फैक्ट है ट्रेडिशनल में वो काफी प्योर है। वहीं पे देयर वाज लिटिल अटेम्प्ट टू डेवलप अ जनरल थ्योरी बाय वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंपाइलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डाटा। इसका मतलब कि जो भी जनरल थ्योरी था, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब कि जो भी थ्योरी या कंपाइलेशन आ रहे थे उसका एक वेरिफिकेशन किया जा रहा था, तो वो एक सिग्निफिकेंट डाटा के थ्रू उसका रिजल्ट या आउटकम आ रहा था। वहीं मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक ब्रॉड स्कोप के बारे में बात करता है, जो कि कवर करता है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और ऐड भी करता है ऑल डेजिग्नेटेड स्टडी ऑफ नॉन स्टेट पॉलिटिक्स, मतलब कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ओवरऑल ब्रॉडर स्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच हमें मिलता है। अब बात करते हैं एक न्यू फिलोसफर है ब्लॉन्डेल।
जो कि डिफाइन करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट को एज द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब कि स्टडी ऑफ पैटर्न यानी कि जो नेशनल गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पैटर्न क्या है कंपैरेटिव वर्ल्ड में, उसका ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट का ये डिफिनेशन देते हैं। वहीं पे एडवर्ड फ्रीमैन कहते हैं द कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, इन सब का स्टडी है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ग्रू आउट अ रिस्पॉन्स टू हिस्टोरिसिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो किसका आउटकम है, वो हिस्टोरिसिज्म का है, 19th सेंचुरी का बात हो रहा है। हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे ये फोकस करता है, जो कि अर्लीस्ट फॉर्म इन द मॉडर्न टाइम है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो फिलोसफाइज है अबाउट डेमोक्रेसी और अदर सब्जेक्ट। वहीं पे द एनालिसिस वाज इसेंशियली कॉन्फिगरेटिव एंड ईच सिस्टम ट्रीटेड एज ए यूनिक एंटिटी। इसका मतलब कि जो भी एनालिसिस आ रहा है वो काफी कॉन्फिगरेटिव है और यूनिक एंटिटी के रूप में इसको देखा जाता है। कंपैरेटिव अप्रोच जो है वो काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है रेदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेनेटरी और एनालिटिक इन इट्स मेथड। वहीं पे जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी लिमिटेड है और जैसे कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फॉरेन पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी डिस्क्रिप्शन उसका बहुत शॉर्ट में है। अब बात करते हैं एलमंड एंड पॉवेल्स एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। एलमंड और पॉवेल मेंशन करते हैं कुछ पॉइंट्स, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं द इमर्जेंस ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ नेशन विथ ए बिवेल्डरिंग वैरायटी ऑफ कल्चर ड्यू टू डीकोलोनाइजेशन। इसका मतलब जब इमरजेंस हो रहा था मल्टीट्यूड ऑफ नेशन यानी कि डिफरेंट नेशन इमर्ज हो रहे थे तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। बिविल्डर्ड मतलब कंफ्यूजन, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्चर, डीकोलोनाइजेशन जो हो रहा था उसकी वजह से। दूसरा वो लोग फोकस कर रहे थे न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा बात करते थे द लॉस ऑफ डोमिनेंस ऑफ नेशन ऑफ द अटलांटिक कम्युनिटी। जो लॉस हो रहा था अटलांटिक कम्युनिटी, जो लॉस हो रहा था डोमिनेंस का, किसका, अटलांटिक कम्युनिटी का, उसमें ये लोग बात करते हैं। अगला बात करते हैं द चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर। जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें जो चेंजिंग आ रहा है उस पर बात करते हैं। और लास्ट में वो लोग कहते हैं द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिज्म एज ए पावरफुल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब कि जो इमर्जेंस हो रहा था कम्युनिज्म का वो काफी पावरफुल फैक्टर था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में। अब बात करते हैं फीचर ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। सबसे पहले इसमें एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस का बात होता है। दूसरा है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन का। तीसरा है इम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। और लास्ट में ये फोकस करता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में। अब बात करते हैं फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। तो जो फीचर है वो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो एम्फेसिस करता है स्टडी ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और नेग्लेक्ट करता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में। और ये इसमें फोर्स और शेप और लीगल फॉर्म के बारे में स्टडी नहीं करते हैं ये लोग। और बात करते हैं इसके ये किस चीज पे फोकस करता है, तो ये वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसएसआर, इनके जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है इस पे ये फोकस करते थे और नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम को नेग्लेक्ट करते थे। इसीलिए इसको कल्चर बाउंड कहते हैं। अ कंट्री बाय कंट्री अप्रोच इज नॉट अ कंपैरेटिव वन। मतलब कि कंट्री बाय कंट्री, एक कंट्री के बाद दूसरा कंट्री, वो अप्रोच कंपैरेटिव में नहीं आएगा। इट इज डोमिनेटेड बाय रिफॉर्मिस्ट जील एंड इंटेल्स
वैल्यू जजमेंट इंडिकेटिंग व्हाट आउट टू बी नेचर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो डोमिनेंस हो रहा है रिफॉर्मिस्ट का, जो भी उनका एंथुजियाज्म है, वो वैल्यू जजमेंट में इंडिकेट करता है, और क्या निकलना चाहिए वो उस पर बात करता है। इन अदर वर्ड, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो नॉर्मेटिव है नेचर में। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच एजम्पशन स्टॉक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का बात करता है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस और रिएक्शन जो भी लीव कर दिया गया है कुछ थिंकर के द्वारा, उस पे हिस्टोरिकल अप्रोच का मेन फोकस होता है। यह अप्रोच फोकस करता है पास्ट और सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे ये मतलब सिलेक्ट करता है और उस पे ये स्टडी करता है। जैसे कि सीक्वेंस ऑफ सिलेक्टेड इवेंट विद इन अ पर्टिकुलर फेज, जैसे कि एक पर्टिकुलर फेज का एग्जांपल ले ले, उसमें क्या क्या हुआ विद इन अ डिकेड। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले 1910 से 1920, तो उसमें कौन कौन से इवेंट हो गया, वो हिस्टोरिकल अप्रोच में इनका मेन फोकस होता है स्टडी करने का। बात करते हैं यहाँ आगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इंस्टीट्यूशन आर, मतलब इंस्टीट्यूशन क्या है, रियल में उनका वर्क क्या है, उस पर ये बात करते हैं। एनालिटिकल वे जो होता है वो काफी इनमें कम होता है। हिस्टोरिकल अप्रोच जो होता है अप्रोच जो है वो काफी यूजफुल है अंडरस्टैंडिंग में किसका, आइडिया ऑफ इमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर लाइक एरिस्टोटल इन एंशिएंट एजेज, सेंट अगस्टाइन, सेंट थॉमस, मार्सिग्लियो इन मिडिल, एंड थ्यूरन टू मैकियावेली। मैकियावेली का भी जिक्र आता है, बोर्डिन, हीगल, मील, मार्क्स, लास्की, ये लोग जो है मॉडर्न एज में काफी ज्यादा प्रचलित हुए थे। और बात करते हैं लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच में कुछ फेमस फिलोसफर हैं, जैसे बेंथम, ऑस्टिन, सेविग्नी, हेनरी मैन, एवीडीके, ये कुछ हैं। तो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज मिक्स्ड अप विथ लीगल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन। लीगल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है वो लीगल प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन का मिक्सड अप है, मतलब कि दोनों एक साथ मिक्स करके ये लोग स्टडी करते हैं। यह अप्रोच जो है स्टेट को लीगल एंटिटी मानता है, और फॉर द क्रिएशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। मतलब कि लीगल अप्रोच के थ्रू मेन काम क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट के द्वारा, तो उसको लीगल एंटिटी मानते हैं। अब यह किस चीज पे कंसर्न करता है, तो पावर ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इन सब पे ये बात करता है। यह जो अप्रोच है ये काफी नैरो है, नैरो पर्सपेक्टिव के थ्रू, एज ए लॉ एम्ब्रेसेज ओनली वन एक्सपेक्ट ऑफ पीपल लाइफ। जैसे कि ये जो अप्रोच है वो काफी नैरो है, ब्रॉड नहीं है, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ पीपल लाइफ पे बात करता है, और ये पूरा एंटायर बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर का बात नहीं करता है। आगे बात करते हैं, इसमें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का भी स्टडी होता है, जिसमें सिंगल स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन का बात होता है। वहीं पे स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में प्योरली फॉर्मलिस्टिक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो फॉर्मलिस्टिक इन नेचर है। तो यहाँ भी लीगल अप्रोच में भी बात आता है कि जो पॉलिटिक्स है वो प्योर फॉर्मलिस्टिक है। जो फोकस है इस अप्रोच का वो इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा है, रेदर देन परफॉर्मेंस और इंटरेक्शन या बिहेवियर के बारे में। बात करता है डोमिनेंट अप्रोच टू स्टडी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और कॉन्फ़िगरेटिव के बारे में। लीगल अप्रोच बहुत ज़्यादा ही नैरो पर्सपेक्टिव है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसमें कुछ फेमस फिलोसफर हैं, जैसे एरिस्टोटल, पॉलीबियस, ब्राइस, फिनर। अब बात करते हैं इस अप्रोच में ये स्ट्रेस करता है किस चीज पे, स्टडी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, या जुडिशियरी हो गया।
यह ट्रेंड जो था कब डिस्कवर हुआ है? राइटिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो कब कैसे डेवलप हुआ है? डिफरेंट फिलोसफर के राइटिंग के थ्रू, जैसे कि एरिस्टोटल, पॉलीबियस जो कि एंशियंट में थे, ब्राइस और फिनर मॉडर्न पीरियड में। अब बात करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल राइटर्स के बारे में, जिसमें पार्टी सिस्टम एज ए फोर्थ स्टेट का बात करते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल राइटिंग में जो पार्टी सिस्टम उसको फोर्थ स्टेट का दर्जा मिलता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। वहीं पे कंपैरेटिव राइटर्स जो थे वो स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्लूड कर रहे थे, और इंटरेस्ट ग्रुप अंडर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब जो राइटर थे वो हर चीज मतलब इंटरेस्ट ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप, इन चीज को भी इंक्लूड करना चाहते थे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। यह जो अप्रोच है ये विजुअलाइज था सेवरल कंट्री में, लाइक ब्रिटेन, अमेरिका, और यही दो जो कंट्री है इसमें ज्यादा राइटर्स थे, जैसे कि एरिस्टोटल हो गए, एरिस्टोटल तो ग्रीस के हो गए, ये ब्राइस, फिनर, ये लोग, पॉलीबियस। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के बारे में। इसमें भी कुछ फेमस फिलोसफर हैं, जैसे स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, वेबेलन, कीन्स, रोनाल्ड, मेक, जो कि फोकस करते थे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एज ए फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी। ये जो फिलोसफर थे इनका मेन मोटिव था कि जो फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी है वो किस पे होना चाहिए? वो लेबर थ्योरी पे होना चाहिए। वहीं पे पेटी कॉमोडिटी प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट इमर्ज्ड इन एंशियंट चाइना और ग्रीस में। जो पेटी कॉमोडिटी प्रोडक्शन है वो सबसे पहले कहाँ नजर आता है? चाइना और ग्रीस में। मांग जी इन चाइना और प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, वो बात करते हैं, एनालाइज करते हैं इनस्टेबिलिटी जो कि पेटी कम्युनिटी ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी में इमर्ज हो रहा था। they reorganized the impact of the division of labor commodity production and were able to distinguish between use value and exchange value। जब लेबर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे दो टर्म आता है, एक यूज वैल्यू और दूसरा एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो लेबर के द्वारा हो रहा है। और एक्सचेंज वैल्यू यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सप्लाई करके जो मनी आ रहा है उसको एक्सचेंज वैल्यू। यहाँ दोनों में काम कौन कर रहा है? लेबर कर रहा है, लेकिन आउटकम कौन उठा रहा है? दूसरा एक इंडिविजुअल जो ओनर है वो उठा रहा है। एरिस्टोटल पार्टिकुलर आइडेंटिफाइड करते हैं ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटी के बारे में। मतलब एक्विनस एक फिलोसफर है, वो फाइंड करते हैं जस्ट प्राइस के बारे में, जिसमें वो कहते हैं मर्चेंट्स प्रॉफिट और डिफेंडिंग द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड एंड मनी का जिक्र आता है। मेडायल कंसेप्ट ऑफ जस्ट प्राइस लॉस्ट का बात होता है, जो कि अपना सिग्निफिकेंस जो है धीरे धीरे खोते गया था। अब बात करते हैं बिटवीन द 14th एंड 17th सेंचुरी एनी ग्रेट एडवांस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी वे आर नॉट एविडेंट। मतलब कि 14 से 17वां शताब्दी तक कोई ज्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमी में चेंजेस देखने को नहीं मिला था। प्रिंसिपल कंसर्न वाज नेचर ऑफ वेल्थ इन इम्पर्सनल सिस्टम ऑफ मार्केट। मतलब कि जो भी सिद्धांत थे नेचर ऑफ वेल्थ यानी कि पैसे से रिलेटेड, वो काफी ज्यादा इम्पर्सनल थे। अब बात करते हैं मर्केंटलिस्ट राइटिंग पीरियड के बारे में, जो कि एनालाइज किया गया था नेशन प्रोड्यूस वेल्थ, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होगा विद इन ए कंट्री उसको नेशन प्रोड्यूस वेल्थ के रूप में बाद में एनालाइज किया गया था। एज्यूम किया जा रहा था रेगुलेशन और कंट्रोल के बारे में, जो कि काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाता है ऑर्डर टू कंस्टेंट द सेल्फिश इंडिविजुअलिज्म। जो भी
एक कंट्री में या फिर एक फैक्ट्री में सेल्फिश इंडिविजुअलिज्म है, यानी कि एक जो ओनर है वो सेल्फिश इंडिविजुअलिज्म पे वो काम करता है, वो एज ए कॉर्डियल नेचर नहीं है, मतलब कि वो सबका बेनिफिट नहीं चाहता है। वहीं पे हम देखते हैं इंग्लिश थिंकर जैसे कि ड्यूडली नॉर्थ और जॉन लॉक, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में। ये लोग लेटर फेज में अपना प्रिंसिपल देते हैं, क्लासिकल थ्योरी डेवलप्ड करते हैं। स्मिथ नॉर्थ जो ड्यूडली नॉर्थ है वो क्रिटिसाइज करते हैं नेशनलिज्म, और वो एडवोकेटेड करते थे फ्री ट्रेड, यानी कि वो नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे और फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते थे। लॉक जो थे, जॉन लॉक, वो लेबर टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट का है, लेकिन अगर एज ए ह्यूमन अप्रोच पे बात किया जाए तो ये सही नहीं है। वर्कर्स को क्यों हिट किया जा रहा है? एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल उसका प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो ये सही बात नहीं है। वहीं पे लिबरल बिलीव करते थे कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के थ्रू, लेकिन और इंसेंटिव देना चाहिए, जो भी वर्क कर रहे हैं वर्कर उनको इंसेंटिव देना चाहिए। इससे राइट टू प्रॉपर्टी इंस्टिल्ड इन द इंडिविजुअल, इससे होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लिबरल क्या चाहते थे कि जो भी प्रॉपर्टी हो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी का हो रहा है, तो उसमें कौन ज़्यादा हेल्प मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है? वहाँ दोनों साइड से ही जो भी वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू और यूज वैल्यू में, दोनों में ही कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? वर्कर्स कर रहा है। अब बात करते हैं ये लोग मर्केंटिलिस्ट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि फ्री हो जाना चाहिए, इन लोगों का ये कहना था। वहीं पे एडम स्मिथ कंसोलिडेटेड दीज आइडियाज के बारे में बात करते हैं। क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे उनका मेन फोकस होता है। एडम स्मिथ का एक बुक आता है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1766 में आया था। वो बात करते हैं टू मेजर ब्रॉड थीम पे, जो कि है कमोडिटी, कैपिटल एंड वैल्यू, और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लेबर। मतलब कि वो एडम स्मिथ जो है वो मेजर थीम ऑफ कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है कैपिटल और वैल्यू। इसको वो दो और टर्म से बताते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लेबर। जो लेबर होता है वो एक सिंपल तौर पे होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी क्षमता से ज्यादा। वहीं पे डेविड रिकार्डो का भी एक बुक आता है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, 1817 की बात है। वॉज बोथ ए डिसिप्लिन एंड क्रिटिक ऑफ स्मिथ। ये डेविड रिकार्डो का जो बुक है वो क्रिटिक के रूप में आता है स्मिथ के, और वो ऑफर करते हैं रिफाइनमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। रिकार्डो जो है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन का बात करते हैं। अब बात करते हैं न्यू क्लासिस्ट अटेम्प्ट टू बी रिगोरस, डिटेल्ड एंड अब्स्ट्रैक्ट इन ट्रेडिशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे वेरियस न्यू क्लासिकल स्कूल्स है जो कि अपोज करते हैं मार्क्सिज्म का, इंक्लूडिंग हिस्टोरिसिस्ट स्कूल इन जर्मनी रिप्रेजेंटेड बाय विल्हेम रॉसर, एडवर्ड हिल्डरब्रांड, गुस्ताव सचमोलर, कार्ल बुचर एंड अदर्स। ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ कार्ल मेंगर, यूगन वोन बॉम, बॉर्क एंड फ्रेडरिक वोन विसर। The British School of William Stanley Jevons and the Swiss School in particular Boeck। अब बात करते हैं न्यू क्लासिकल एम्फेसाइज। वो क्या करता था? इक्विलिब्रियम पे वो मेन फोकस करता था। जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है, न्यू क्लासिस्ट उस पे एम्फेसाइज करते थे। वो क्रिटिसाइज करते थे
डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, जो भी इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको न्यू क्लासिकल्स जो है वो क्रिटिसाइज कर देते हैं। उनका जो फ्रेमवर्क है वो स्टैटिक था, डायनेमिक नहीं था। वहीं पे अब बात करते हैं जॉन मैन्यार्ड किन्स का। इनका भी एक बुक आता है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आता है। ये मूव करता है पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रॉम एन एपोलोजेटिक स्टैंड ऑन कैपिटलिज्म टू ए प्रैग्मेटिक वन। बात करते हैं पोस्ट केसियंस के बारे में, जो कि एक प्रोवाइड करता है पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ मेथोडोलॉजी, आइडियोलॉजी, कंटेंट एंड आर यूनाइटेड not just because of their critical attitude to neo-classical economic, but more importantly because of their attempt to provide an alternative paradigm to orthodox economies। इसका बात करता है। वहीं पे पोस्ट केनेसियंस जो थे वो एम्फेसिस करते थे रियलिज्म अलॉन्ग विथ अटेंशन टू रिलीवेंस ऑफ रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम उस पे ये फोकस करते थे। ये बिल्ड करता है रियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन रेदर देन इमेजिनरी मॉडल्स। ये स्ट्रेस किस पे करता है? एक्सप्लेनेशन रेदर देन प्रिडिक्शन। जो ये मेन इसका फोकस था वो प्रिडिक्शन एक्सप्लेनेशन था, प्रिडिक्शन नहीं था। हालांकि बुर्जुआ इकोनॉमी जो था वो काफी डोमिनेंट था यूनाइटेड स्टेट में और यूरोप में। फॉलोअर जैसे कि मार्क्स के जो भी साथी थे वो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को अपनाए। एंगल्स एडिट किए इनके एडिट और पब्लिश द सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम ऑफ मार्क्स कैपिटल, followed by Cauchy editing of Marx History of Economic Doctrine। जो मार्क्स थे, मार्क्स के बहुत अच्छे दोस्त थे एंजल्स। मार्क्स के पास पैसा नहीं था, एंजल्स इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे और दोनों ही साथ साथ मतलब इन दोनों का नाम आता है। जो कॉस्टी थे वो ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर पे बात करते हैं। रुडोल्फ हिटलबर्ट दास फिनेज कैपिटल 1910 में बात करते हैं। रोजा लग्जमबर्ग एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल 1913 और लेनिन इम्पेरियलिज्म द लास्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 का है। वेयर एफर्ट्स टू एक्सपेंड अपन मार्क्स अर्लियर वर्क। ये जो नाम लिया मैंने 1910, 13, 17, ये मार्क्स को काफी ज्यादा हेल्प करते थे इनके अर्लियर वर्क पे और बेटर मुकाम पे पहुंचाए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। यह जो अप्रोच है ये ग्रोथ करता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जो कि अंडरस्टैंड करता है कंटेक्स्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द रिसेंट पास्ट। मतलब जी रिसेंट पास्ट में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। देयर आर टेकन प्लेस प्रोफेशनल compartmentalization leading to the birth of several new disciplines and sub-discipline dealing with different aspect of social life। इसका मतलब कि जो भी प्रोफेशनल कंपार्टमेंटलाइजेशन थे वो हेल्प करते थे और सब डिसिप्लिन जो न्यू और इमर्ज हुए थे वो भी हेल्प करते थे डील करने में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ के बारे में। बेंडिक्स एंड लिपसेट ये दो ग्रेट फिलोसफर हैं जो कि ऑब्जर्व किए थे पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट विथ स्टेट के स्टार्टिंग से ये कर रहे थे और एग्जामिन कर रहे थे कि कैसे कोई सोसाइटी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में कन्वर्ट हो रहा है। सोसाइटी को इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जामिन किया, पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज किया, उसके बाद इन्होंने दिया पॉलिटिकल सोशलाइजी जो कि अफेक्ट करता है स्टेट को। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट का एक स्टेट को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के बारे में बात करता है। लेकिन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी के एक्सप्लेनेटरी के बारे में बात करता है, वेरिएबल्स ऑफ स्टेट जो कि सोसाइटी में उस पर बात करता है। अब दो फिलोसफर और हैं जैसे डॉज एंड ह्यूग्स, वो भी बात करते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में एज ए ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट इज मेनली कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन
पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। डॉज एंड ह्यूज का मानना है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वो चीज है जहाँ इंटरेक्शन होगा पॉलिटिक्स और सोसाइटी का। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है वो किसका स्टडी करता है? पॉलिटिकल बिहेवियर का विद इन द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ या फ्रेमवर्क। इसके बारे में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बात करता है। अब बात करते हैं कॉजर। कॉजर एक फिलोसफर थे, वो कहते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी विच इज कंसर्न्ड विद द सोशल कॉजेज एंड consequences ऑफ गिवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन और बिटवीन सोसाइटीज। मतलब कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वो है वो ब्रांच सोशियोलॉजी का है जिसमें डिफरेंट सोशल कॉजेज के बारे में बात करता है, कंसिक्वेंसेज जो है उस पर बात करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है जो कि सोसाइटी में होता है। ये और भी कुछ चीजों से डील करता है जैसे कि सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो कि चेंज होता है, जिसकी वजह से चेंज होता है एलोकेशन ऑफ पावर। और एक फिलोसफर है उनका नाम है गियोमानी सर्तोरी, जो कि क्लेम करते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एज ए सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स प्लस समथिंग मोर। इनका कहना है कि जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है वो सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स तो है ही, उसके साथ और भी कुछ है। ये और भी कहते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज ओनली बोर्न व्हेन सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकोलॉजिकल अप्रोच आएगा। मतलब कि ये जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को, वो सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल ये दोनों का मिक्सचर करके ये बात कर रहे हैं। तो यहीं पे आज ये एक टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में नई टॉपिक पे बात करेंगे।